राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक दिमागी गुलामी में आज हम जिस विषय को लेंगे वह किसी भी राष्ट्र के उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। विषय शिक्षा को लेकर है, जिसमें राहुल सांकृत्यायन जी कई तरह की अलग अलग शिक्षाओं का वर्णन करेंगे और उसके तहत क्या काम सरकार की तरफ से होने चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ कुछ जगह पर मुझे कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास लगा उनके इस लेख में, लेकिन फिर भी लेख को पढ़ते और समझते वक्त हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पुस्तक जो है वो 1944 में प्रकाशित हुई थी, 1944 में। और उस टाइम जो भी उनके सामने व्यवस्था रही होगी उसको ध्यान में रखकर उन्होंने ये लेख लिखा था। यकीनन इसको जस का तस आज की शिक्षा प्रणाली से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कुछ अच्छी चीजें इसमें से ली जा सकती हैं, कुछ छोड़ी जा सकती हैं। तो इसी बाबत ये लेख है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी बता रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टू अ नेशन क्या होता है, एक राष्ट्र के लिए शिक्षा का क्या महत्व और क्या मायने होते हैं। चलिए मेरे साथ इस लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। आज के लेख का विषय है शिक्षा में आमूल परिवर्तन। शिक्षा की कोई भी प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह किसी राष्ट्र की मानसिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। भारतवर्ष में हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली के दोषों से पूर्णतः परिचित हैं। यह शिक्षा प्रणाली हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, वरन यह एक बड़ा भारी नुकसान कर रही है। यह हमारे शिक्षितों को यह व्यक्तिगत और राजनीतिक उत्तरदायित्व के भार को वहन करने में सर्वथा असमर्थ कर देती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा एकदम व्यर्थ है। विज्ञान, इतिहास और साहित्य जो कि हमारे शिक्षालयों में पढ़ाए जाते हैं वे सब किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं। ये सभी सब्जेक्ट राष्ट्र की उन्नति में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये पढ़ाए किस तरीके से जाते हैं और इसके अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए उसके ऊपर राहुल सांकृत्यायन जी फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिक्षा और विद्यार्थी और राजनीति वाले लेख में भगत सिंह बताते हैं कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो व्यवहारिक ज्ञान स्टूडेंट्स को दे, छात्रों को दे, क्योंकि छात्र जिन्होंने देश की बागडोर संभालनी है उसे अभी से बुद्धू बनाने का प्रयोजन सरकारें कर रही हैं। इस बात को स्पष्ट तौर पर भगत सिंह ने लिखा है। लेकिन हमारी शिक्षा में एक बहुत बड़ा दोष यह है कि वे शिक्षितों को शारीरिक श्रम करने के बिल्कुल अयोग्य बना देती है। शिक्षित पुरुष शारीरिक श्रम को अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझता है। अपने समाज में हम आलसियों की पूजा करते हैं, अर्थात हम ऐसे शिक्षित पुरुष चाहते हैं जो सब प्रकार के शारीरिक श्रम को घृणा की दृष्टि से देखे और अपने छोटे मोटे व्यक्तिगत कामों के लिए भी नौकर पर निर्भर करता है। तो ड्रीमलैंड की भूमि का लेख यदि आपको याद नहीं हो तो आप अंबेडकर नामा पर जाकर दोबारा देख सकते हैं। अंबेडकर नामा हैक जरूर हुआ है लेकिन अभी भी रनिंग कंडीशन में है। गूगल के साथ प्रयास चल रहा है उसको रीस्टोर करने का। तब तक आप बहुजन विजडम और अंबेडकर नामा ग्लोबल से जुड़े रहिए। तो उसमें यदि आप जाकर देखते हैं ड्रीमलैंड की भूमिका में भगत सिंह इसी तरह की बात का जिक्र करते हैं कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं और जो शारीरिक श्रम वाले जिन्हें लेबर तबका या मेहनतकश या मजदूर लोगों का काम समझा जाता है उन्हें हीन ना समझा जाए व्हाइट कॉलर जॉब वालों के हिसाब से। यह आदत हमारे शासकों ने इस देश में प्रतिष्ठित होने के लिए कायम की थी। हमारे काले और गोरे नवाबों के उदाहरण शिक्षित भारतीयों के लिए आदर्श बन गए और हमारी वर्तमान अवस्था का उत्तरदायित्व इसी पर है। राहुल सांकृत्यायन जी बोल रहे हैं कि साम्राज्यवाद की जब स्थापना पूरी तरीके से हो गई तो उन लोगों ने इस तरह की जो श्रमिक कार्य थे वे सारे गुलाम देश के लोगों से करवाए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। लेकिन अब जबकि देश आजाद हो चुका है तब इस मानसिक विकृति से छुटकारा पा लेना चाहिए, ये उनके कहने का मतलब है। और इसके चलते वे कुछ खास बिंदुओं को हाईलाइट कर रहे हैं
सब हेडिंग्स के साथ। पहली हेडिंग है शारीरिक श्रम। इस संबंध में हमें पहला शिक्षा संबंधी सुधार यह करना चाहिए कि लोगों के मस्तिष्क पर शारीरिक श्रम के महत्व की छाप डाल दें। शारीरिक श्रम को अनिवार्य विषयों के समान हमें अपने पाठ्यक्रम का एक अंग बनाना पड़ेगा। किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालय तक तरक्की नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि वे शारीरिक श्रम के विषय में उत्तीर्ण न हो ले। तो ये उसी तरह की बात है जैसे कि आजकल हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें फिजिकल एजुकेशन एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। क्योंकि मैं नहीं जानती आजकल के शिक्षा प्रणाली में क्या है, मैं सिर्फ उसी बिहाफ पर कह रही हूं जो मेरे बच्चों के स्कूल में है कि आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो 5 विषय पढ़ाए जो मेन 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। इस तरह के सब्जेक्ट्स आजकल इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं स्कूल लेवल पर भी। तो ईशान के पास फिजिकल एजुकेशन था और उसमें उत्तीर्ण होना भी उतना ही जरूरी है जितने के बाकी सारे मेन सब्जेक्ट्स में। प्रत्येक आदमी शिक्षा के महत्व को समझता है, अतएव अगर लोग इसके लाभ से शारीरिक श्रम न करने के कारण वंचित कर दिए जाएं तो वे शारीरिक श्रम करने के लिए बाध्य होंगे। इस शारीरिक श्रम से किसी को छुटकारा नहीं मिलना चाहिए यदि उसके अवयवों में कोई दोष न हो। शारीरिक श्रम जमीन खोदने और बोझा ढोने के रूप में होना चाहिए। विद्यार्थियों की उम्र के मुताबिक हरेक वर्ग के को हरेक सप्ताह में किन्हीं नियत घंटों पर तक शारीरिक श्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचारों में विरोधाभास है। शारीरिक श्रम की परिभाषा जो है वो बोझा ढोना, मिट्टी खोदना, फावड़ा कुदाल लेकर उतर जाना मैदान में से लगा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक सा लगता है। ड्रीमलैंड की भूमिका में भी भगत सिंह ने इसी पक्ष को उजागर किया था कि आप किसी ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वे 4 घंटे का ब्रेक लेकर नौका खेने के लिए चला जाए, या जो नौका खे रहा है वो बीच में ही मझधार में अपनी नौका छोड़ के फटाफट से किसी और काम के लिए चला जाए। तो ये थोड़ा सा अव्यावहारिक सा है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसका संतोष होना चाहिए कि जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं वे सच्चाई से अपना नियत शारीरिक श्रम करते हैं और कर सकते हैं। शिक्षक और छात्र परीक्षकों को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि प्रतिदिन अभ्यास डाले बिना आधे घंटे तक जमीन खोदना कठिन है। तो ये काफी अव्यवहारिक है। यदि बच्चे या स्कूल गोअर्स जो हैं, चाहे वो छोटी क्लास में ना हो कि बड़ी क्लास में हो, वो यदि आधा घंटा जमीन खोदने में जैसे भारी श्रम वाले काम में लगाएंगे तो पढ़ने में कैसे रुचि पैदा होगी। उसके लिए तो जैसे आजकल स्कूलों में गार्डनिंग कमेटी है, डिबेटिंग कमेटी है, एडिटिंग कमिटीज हैं, उस तरह की कमिटीज होनी चाहिए जो अलग अलग कामों को देखें। आद्या जो है वो एनवायरमेंटल सोसाइटी में एनरोल्ड है, उसको एनवायरमेंट से बहुत प्यार है, पशु पक्षियों से बहुत प्यार है, उनकी देखभाल करती है घर में भी। तो इस तरह के छोटे छोटे विभाग स्कूलों में भी खुले हुए हैं, लेकिन ये मिट्टी खोदना ये थोड़ा सा अति है। हम लोगों के बहुत से बैठे ठाड़े शिक्षित पुरुष कृषि का कार्य अथवा ऐसे ही अन्याय कार्य जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता है नहीं कर सकते, क्योंकि अपने संपूर्ण छात्र जीवन में वे कठिन शारीरिक श्रम से बिल्कुल दूर रहते हैं। साप्ताहिक शारीरिक श्रम के अलावे माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में हर साल 1 महीने का परिश्रम पूर्ण कैंप जीवन हो। तो यहां पर मैं आपको संज्ञान में ले आऊं, जब मुर्दैया पढ़ रहे थे तो उसका अंतिम खंड जो 7वां था, जिसमें वे आजमगढ़ में फाका कशी के में लिखते हैं तुलसीराम जी कि किस प्रकार उन्होंने पूरा फैसला कर लिया कि पास में जो मटन वाला था, 1 पीस मटन और 2 चपाती लेके अपना गुजर बसर वो कर लिया करते थे। तो उस वक्त मैंने इस बात को काफी जोर दिया था कि एक छात्र को पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचना या समझना नहीं चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसे अपना समय पढ़ाई के लिए बचा कर रखना चाहिए। और यहाँ उसके ठीक विपरीत बात राहुल सांकृत्यायन जी रख रहे हैं कि उनसे मिट्टी खुदवानी चाहिए, फावड़ा उनके हाथ में पकड़ाकर उनको शारीरिक श्रम करवाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि मार्क्स पीटी के पीरियड हुआ करते हैं।
स्कूलों में, हमारे टाइम में ये 2 पीरियड लगातार बैक टू बैक हुआ करते थे, फर्स्ट और सेकेंड। तो अब का क्या सिस्टम है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने टाइम के हिसाब से इसको कंपैरिजन कर पा रही हूं। थोड़ा ये अव्यवहारिक मुझे ज्यादा लग रहा है। इस प्रकार के कैंप जीवन के छात्रों को बहुत सी शिक्षाएं मिल सकती हैं। हिटलर के अभ्युदय के साथ ही जर्मनों ने छात्रों के लिए ऐसी प्रणालियां बनाई हैं और इस प्रकार के कैंप उन्होंने मजदूरों के लिए भी बना रखे हैं। इस प्रकार के खीमों में छात्र और मजदूर एक ही प्रकार के जीवन बिता सकते हैं और एक दूसरे के भावों को समझेंगे। निस्संदेह ये सब खर्च सरकार ही वहन करती है और वह इस श्रम को सड़क बनाने अथवा दूसरे प्रकार के सर्वसाधारण के उपयोगी कामों में लगाती है। इस देश में सभी वही बातें की जा सकती हैं। हम लोगों के पास सड़कें अच्छी नहीं है और हमें नहरें और बांधों की आवश्यकता है। अगर हम लोग जर्मन प्रणाली का अनुसरण करें तो हम लोग बहुत आसानी से कैंप जीवन के खर्च का प्रबंध कर सकेंगे और इस शारीरिक श्रम का बहुत से कामों में उपयोग कर सकेंगे। तो अगेन मैं इसे इम्प्रैक्टिकल यानी कि अव्यावहारिक ही कहूंगी कि छात्रों और बाकी मजदूरों को, कृषकों को एक साथ आप कैंप में रखें और उन्हें शारीरिक श्रम की ट्रेनिंग दें, विच इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। इसका मतलब उनके पढ़ाई लिखाई खेलकूद हर समय में से कटौती करनी पड़ेगी। उसके बाद जाहिर है वो थकेंगे भी और थकावट उतारने के लिए उन्हें आराम की भी जरूरत होगी। यदि इतना सब कुछ वे करेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे। और जर्मनी की जो हालत हुई वो हम सब जानते भी हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। राष्ट्रवाद कितना कोरा था, राष्ट्रवाद के नाम पे ये सब कुछ करवा तो लिया हिटलर ने, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ ये जानना ज्यादा जरूरी है। कृषि शिक्षा अब नेक्स्ट हेडिंग है। वे कृषि की बात उठा रहे हैं। देखते हैं। हम लोग इस बात को जानते हैं कि खेती की अवस्था इस देश में बिल्कुल प्रारंभिक है। हम लोगों के पास कुछ कृषि कॉलेज हैं जिनमें कृषि विद्या का अध्ययन होता है, लेकिन अभी तक हमने अपनी कृषि में कोई वैज्ञानिक सुधार नहीं किया। हम इसके लिए कृषकों की रूढ़ियों को दोष देते हैं। बेशक कृषक रूढ़ी प्रेमी हैं, किंतु ऐसे रूढ़ी प्रेमी कृषक हर देश में पाए जाते हैं। किंतु साधारण समझ का किसान भी अपने आर्थिक लाभ को अवश्य समझ सकता है। हमें उत्तर बिहार की ईख की खेती का अनुभव है और यह अनुभव चीनी के कारखानों के स्थापित होने के समय से विशेष रूप में मिलता है। तो ये क्या संदर्भ है ये मैं ज्यादा जांच पड़ताल मैंने इसके ऊपर नहीं की है। 4-5 वर्षों के बीच किसानों ने पुरानी फसलों को छोड़कर ईख बोना शुरू कर दिया। हमारा पूसा कॉलेज नई जांचों में सहायक हो सकता है, लेकिन कृषि कॉलेजों में कृषि कर्म करने में जो भारी खर्च पड़ता है वह इतना अधिक है कि उसे हम व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। सच बात तो यह है कि यूरोप और अमेरिका में जो प्रणालियां प्रचलित हैं उसको हम अपने देश में व्यवहार में नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे किसानों के पास ना तो उतनी जमीन है न उतना मूलधन है। अतएव हमें आधुनिक कृषि शिक्षा कृषि स्कूल से प्राप्त करना बहुत उचित होगा। कृषि कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए हमारे यहाँ विद्यार्थियों को कम से कम एंट्रेंस पास होना चाहिए। इसका नतीजा यह होता है कि जो कोई कृषि कॉलेज से भी शिक्षा प्राप्त करता है नौकरी के पीछे ही वे परेशान रहता है। कि मतलब इतना भारी खर्च करके कृषि स्कूल खोले गए हैं, कृषकों को उसमें एजुकेट किया जाता है और जैसे ही वे एजुकेट हो जाते हैं उनकी सबसे पहली चिंता होती है कि कहीं नौकरी पालें, बजाय इसके कि खेती की उन्नति कैसे हो उसमें अपनी शिक्षा को लगाएं। तो ये खासा अच्छा पॉइंट मुझे लगा। ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि थोड़े ही दिनों में किसानों को कुछ उपयोगी बातें बता दी जाएं और इन सीखने वालों को जहां तक हो सके कम ही शिक्षा प्राप्त प्रवेश पाने की कैद रखी जाए और प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाए कि 6 वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त करके छात्र कृषि स्कूल में भर्ती हो सकें। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि कृषि जो है वो इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत इसमें फैलाव है, बहुत तरह के बीजों की किस्में हैं और खरपतवार कैसे हटाना चाहिए उसके लिए बहुत सी दवाइयां हो सकती हैं, कीटनाशक दवाइयां भी हो सकती हैं और इतनी जल्दी उसके लिए भी भरपूर पढ़ाई की जरूरत हो सकती है। और यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे भी
एडमिशन ले सकें कृषि स्कूलों में, ऐसा प्रोविजन करना चाहिए, विच इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। इस प्रणाली में नवीनता लाते हुए हमको खर्च पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर इसका खर्च बहुत ज्यादा होगा तो इससे कृषक आकर्षित कदापि ना होंगे। मैं कृषि संबंधी सिद्धांतों की शिक्षा की निंदा नहीं करता, लेकिन व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता बहुत बड़ी है। इस अभिप्राय से हम लोगों को हर एक जिले में एक कृषि स्कूल चाहिए, जिसमें 4 वर्ष का पाठ्यक्रम रहे और नियमित छात्रों के अतिरिक्त थोड़े समय के लिए विशेष विषयों का पाठ्यक्रम सर्वसाधारण कृषकों के लिए भी रहे। नवीन प्रणालियों का अन्वेषण इस शिक्षा का प्रधान भाग होना चाहिए। यह शिक्षा तब तक उपयोगी न होगी जब तक सस्ती कृषि न हो, कलें, खाद और चुने हुए बीज हमें आसानी से न मिल सकें। सस्ती कलें तैयार करने के लिए कुछ देशी कारखाने संस्थापित होने चाहिए कि मजदूरों के साथ मजदूर कह रही हूं, कृषकों के साथ किस तरह का कोऑपरेशन सरकार का होना चाहिए, उसके ऊपर वे बात कर रहे हैं। तो आज का विषय हम यहीं तक लेंगे। लेख जो है वो खासा लंबा है, एक एपिसोड में पूरा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके के शिक्षा प्रणालियों का जिक्र यहां पर किया है, अलग अलग पेशों से जुड़े हुए, कि स्कूल कॉलेज कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज में किस तरह का माहौल होना चाहिए, और उद्योग धंधे किस तरीके से होने चाहिए, और पिछड़ी जातियों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। इन सब का अलग अलग टॉपिक के तहत, सब टॉपिक्स के तहत वे वर्णन कर रहे हैं। तो इसे हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, और जब तक अंबेडकर नामा रीस्टोर नहीं होता तब तक हमसे अंबेडकर नामा ग्लोबल और बहुजन विजडम पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।